गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, मेरा नाम नहीं जानते होगे आप लोग, एक आध लोग भले जानते हो। ठीक है, मैं नीलेश पटेल हमारा नाम है और यूपी से हूँ हम। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये अपने आप में बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है, मैं पहले बताता हूँ आपको। ठीक है, देख रखे होगे एग्रीकल्चर स्टैटिक्स। ये स्टूडेंट की तो बात छोड़ो, मास्टर को भी समझ में नहीं आता। जो हम लोगों को ग्रेजुएशन में पढ़ाते हैं ना, वो भी नोट्स दे देते हैं, जाओ पढ़ लेना। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों के साथ? बीएससी जहां से किए हो, स्टेट एक सब्जेक्ट में आई होगी आप, हाँ जरूर आई होगी स्टेट। अब तो नए वाले बच्चे जो हैं आईसीआर के थ्रू फिफ्थ डीन कमेटी में, तो स्टेट सब्जेक्ट हट गया, अब तो मैथ आने लगा। जब हम लोग फोर्थ डीन कमेटी में पढ़ते थे तो स्टैटिक्स 3 सेमेस्टर में आता था। तो उस समय अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटी में तो टीचर ठीक ठाक ही थे, बाकी हमने वैसे तो नोट्स दे देते थे और बच्चे पढ़ते थे आपस में। तो बच्चे क्या पढ़ते होंगे अपने को पता है। जैसे एक और सब्जेक्ट इसी से रिलेटेड है, इसका बड़ा भाई है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो भी साइड साइड से हमारे माइंड से जाता है, कभी संपर्क नहीं करता दिमाग। सही कह रहा हूं कि नहीं? पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े हो? और फिर भी लगता होगा कि क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आते होंगे, क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आती होगी। सही कह रहा हूं कि नहीं? लैंग्वेज, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते, सबसे बड़ी बात ये है। जब हम पढ़ते हैं तो सिंपल वे में पढ़ते हैं, क्वेश्चन आते हैं खतरनाक, जैसे फैक्टर प्रोडक्शन रिलेशनशिप वाले अगर क्वेश्चन बन जाते हैं, बजटिंग से, फार्म बजटिंग, प्लानिंग बजटिंग से, या सरप्लस से, जैसे मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस से। अच्छा, क्वेश्चन इधर से बने तो नॉर्मल रहते हैं, जैसे डिमांड से, वांट से, यूटिलिटी से, मार्केट से, फाइनेंस से, क्रेडिट से, तो ये सिंपल रहता है। जब प्रोडक्शन इकोनॉमी में भागते हैं हम लोग तो कठिन आता है मामला। तो हम लोग जो इस सब्जेक्ट की बात करते हैं एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, ये जो हमारे प्री पीजी की अगर हम बात करें एग्जाम की, तो यहां पर आपको अगर इसको ना भी पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा। फिर आपके मन में ये भी विचार आएगा कि जब नहीं पढ़ने की बात है तो पढ़ाई क्यों रहे हो। ठीक, तो इसका काम बहुत है लाइफ में। जैसे मैं बात करूं लास्ट ईयर प्री पीजी में, लास्ट ईयर मतलब 2023 की बात करूं तो एक क्वेश्चन यहां से आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, वो भी नॉर्मल था, अगर बच्चा थोड़ा इधर उधर उठा पटक करता तो क्वेश्चन सही कर ले जाता। इसका वेटेज वैसे कितना है? 2 प्रश्न का, 2 क्वेश्चन आता है। अब ये 2 क्वेश्चन कहां से आएंगे ये मैं बता दूंगा आपको, पहले पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा कि कौन से टॉपिक से आएगा। अभी बता दूंगा तो आप इसको दिलचस्पी नहीं लोगे पढ़ने में। ठीक है, अब मैं बात करूं अदर स्टेट एग्जाम या सेंट्रल एग्जाम, ये स्टेट एग्जाम और सेंट्रल एग्जाम में इसका क्या रोल है। तो स्टेट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको एक एग्जाम ऐसा देना पड़ेगा जहां पर स्टेट के क्वेश्चन आ जाएंगे। एक तो आप एकेडमिक एग्जाम दोगे एडमिशन का, ठीक है। दूसरा आप जो एग्जाम दोगे डबल एओ हो गया, एओ हो गया, डबल एआरओ हो गया, ठीक है। इन एग्जाम में आपके स्टैटिक का वेटेज रहता है, एफएसओ में स्टेट नहीं आता, ठीक है, वो स्टेट फ्री एग्जाम है। ये एग्जाम ऐसे हैं जहां पर आपको स्टेट देखने को मिले। दूसरा, अगर आप एमएससी, कहने का मतलब अगर आप एमएससी स्टैटिक्स में कर लेते हो, एमएससी एजी जो है अगर आप स्टैटिक्स से करते हो तो आपको बहुत सारे जॉब मिलने के चांसेस हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आती है स्टैटिकल से रिलेटेड होती है। परंतु मैं बताता हूं, परंतु एमएससी स्टैटिक्स से करने से पहले आप अगर इसको मजबूत नहीं कर पाए फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा यहां से एमएससी करने का। ठीक है, बैक तो नहीं आएगी, परंतु यह है केवल डिग्री धारक रहोगे आप, डिग्री होल्डर, बाकी सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो आप गेन नहीं कर पाओगे। तो मैं इसलिए इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा। हो सकता है सबको एग्रोनॉमी ना मिल पाए, सबको हॉर्टिकल्चर ना मिल पाए, हम लोग उम्मीदें तो करते हैं हमको एग्रोनॉमी मिल जाएगा, हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा, जीपीबी मिल जाएगा, या पैथोलॉजी मिल जाएगा, इंटमो मिल जाएगा। नहीं मिले, मान लो रैंक खराब आ गई तो हम इसको छोड़ेंगे थोड़ी ना, इसको भी ले लेंगे।
तो उतना अच्छे से पढ़ के चलेंगे कि यहाँ भी हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अच्छा, जॉब की बात करते हैं तो एक इंस्टीट्यूट है IASRI, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में है ये। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर स्टैटिक्स की पोस्ट आती है। आपके स्टेट में RAS के दौरान भी इसमें पोस्ट आती है, ठीक है, 1-2 पोस्ट रहती है स्टैटिक्स से रिलेटेड जिसमें स्टैटिक मांगा जाता है पीजी में। तो अभी तो हम आपके वेटेज पर बात करेंगे कि आपके एग्जाम में वेटेज क्या है, ठीक है। आप जैसे अदर स्टेट के एग्जाम में जाओगे तो मान लो अगर आप एकेडमिक सेक्शन में गए, एकेडमिक सेक्शन जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटर में चले गए, प्रशासन में चले गए, एडमिनिस्ट्रेशन, और जैसे एक स्टेट इंडिया का ऐसा है जो एडमिनिस्ट्रेशन में बिहार, जो 75 नंबर का 75 मार्क्स का मेंस में पूछता है स्टैटिक, जो मेंस एग्जाम होता है उसमें 75 मार्क्स का, और जो समझ गया उसके 75 में 75 फुल, क्योंकि नंबर मैथ है, कटने नहीं नंबर, सही तो सही। और मेंस लिखने वाला पेपर में अगर 75 नंबर फ्री के हैं तो बहुत अच्छी बात है। और SDM की पोस्ट यहीं पर डिसाइड करती है, ये जिसके सही वही SDM की पोस्ट निकाल दे जाता है, सब्जेक्ट पेपर होता है। अब जैसे आप लोग सब लोग जानते होंगे प्री पीजी में कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, पता है सभी को? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना पता हो? ये रखे हो अपने पास, ये निकाल के रखे हो अपने पास कि नहीं? हाँ, एक एंटोमोलॉजी कटा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। अब जैसे एग्रोनॉमी आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते होंगे, मैं इसको किस लिए लाया हूं, मेरा मेन उद्देश्य ये था कि मोस्टली बच्चे 3 सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, एग्रो, हॉर्टी, सॉइल, ठीक, और ये फिर डुबो देते हैं फाइनल में। सिलेक्शन प्री पीजी में अगर बढ़िया यूनिवर्सिटी लेना है, RCA जाना है, तो आपको मैं बताऊंगा बाद में कि किन सब्जेक्ट पे फोकस करो, ठीक है। यहाँ तो कंपटीशन ही नहीं है एग्रो, हॉर्टी, सॉइल में। अगर ये 25 कर रहा है तीनों मिलाकर, तो ये भी 22-23 करेगा। 1-2 नंबर में कोई कंपटीशन होता है? नहीं होता है। कंपटीशन कहाँ होता है अभी मैं बताऊंगा। जैसे एग्रो के भी 10 आने हैं, इसमें से 6 से लेकर के 8-9 क्वेश्चन तो सब बना ले जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन किसी से नहीं बनते और वो छोड़ने वाले होते हैं, उनको टच नहीं करना बिल्कुल। ये मेन करता है, इसको स्टार बना लेना। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये जो 10 क्वेश्चन आते हैं ये भी सेगमेंट में बटे होते हैं, 4 और 6 के। 4 जेनेटिक्स के आते हैं और 6 ब्रीडिंग के आते हैं। जेनेटिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो इजीली बच्चे 4 में 2-3 कर ले जाते हैं, नॉर्मल बच्चा भी अगर पढ़ेगा तो वो क्वेश्चन कर ले जाएगा। यहाँ भैंस पानी में चली जाती है, जो बच्चा अच्छे से पढ़ा होता है वही क्वेश्चन कर पाता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ब्रीडिंग मेथड, मॉस सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड, आपको प्योर लाइन सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीप्लॉइडी, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, सारी चीजें आपको यहाँ से पढ़ने को मिलेंगी। पढ़ रखे होगे? अगर पढ़ रखे हो तो इसको रिवीजन बार बार करो, बार बार रिवीजन करो। टाइम मिल जाए तो किसी ना किसी यूट्यूब से, अपने संस्थान के यूट्यूब से या कोई प्रैक्टिस से आप क्या करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करोगे आपको लगेगा ही नहीं कि हमने पढ़ाई कर रखी, क्योंकि देखो कोई भी मास्टर पढ़ाता है, कोई भी बुक होती है, ये लैंग्वेज इनकी क्या होती है, बच्चे को समझ में आ जाए इस पर्पज पर रहता है। परंतु आयोग जो क्वेश्चन बनाता है वो बच्चे की जान लेना चाहता है, ठीक है। तो आयोग की लैंग्वेज भी पकड़िए। सॉइल साइंस, एग्रोकेमिस्ट्री, ये 10 क्वेश्चन आने हैं, इसको देखते रहोगे आप। ये इस पर स्टार लगाइए। प्लांट पैथो, अब प्लांट पैथो में डिजीज वगैरह आते हैं, ये तो नॉर्मल बच्चा कर ले जाता है, डिजीज के कॉजल ऑर्गेनिज्म। परंतु इसी डिजीज से जब कोई बात आती है इसके क्लासिफिकेशन से, जैसे सिस्टेमिक डिजीज है, लोकलाइज्ड डिजीज है, एंडेमिक है, पेंडेमिक है, स्पोरेडिक है, वहां से अगर कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर पैथोजन से आ गया, बायोटिक है, बायोटिक। सबसे बड़ी समस्या यहां आती है फंगल क्लासिफिकेशन, बेसिडियोमाइकोटिना, यूमाइकोटिना, ठीक है। तो यहां से एस्कोमाइकोटिना, ये वाले क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते। यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्पोर कैसा है, ठीक है, सेक्सुअल स्पोर है, सेक्सुअल स्पोर है, डिजीज है तो कैसा है, सीड बोर्न है, एयर बोर्न है, या फिर सॉइल बोर्न डिजीज है। तो इन पर भी आप अच्छी पकड़ बनाओगे। अगर आप ये 10 नंबर और ये 10 नंबर इनको अच्छे से तैयार करके चलोगे तो सिलेक्शन नहीं रुकेगा। हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री की बात आती है, इसको हल्के में मत लेना, ये आपको टॉपर बना देगा। यहां तक तो सिलेक्शन करा रहा था, ये आपको टॉपर बनाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा आप फॉरेस्ट्री में कर ले जाओगे,
आपकी रैंक फर्स्ट भी आ सकती है, सेकंड भी आ सकती है, टॉप 10 में रह सकती है। और जो भी टॉपर रहे मेरी उनसे पर्सनल जो बातें होती हैं वो यही बताते हैं कि सर इन सब्जेक्ट पे कोई फोकस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इनके सोर्स ही नहीं मिलते हैं बहुत ज्यादा। फॉरेस्ट्री का आप इधर उधर देखोगे कचड़ा मिलेगा आपको, सोर्स नहीं मिलेगा तो बच्चा क्या कहता है 10 ही नंबर का तो मामला, 90 तो अपने बाप के ही है, वहीं पे वो गिर जाता है। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या बताया, फॉरेस्ट्री। यहीं पर एक एंटोमोलॉजी होता है जिसके 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का? 8 नंबर का। उसके बाद ये वाली स्लाइड आप देख लीजिए, तो बायोकेमिस्ट्री ये वाला आप छोड़ भी दोगे तब भी ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि यहां पर 100 में से 4 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो इस टॉपिक को अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, अब इस वाले में भी ये टॉपिक आसान होता है, फिजियो। इसमें C3 C4 कैरप साइकिल फोटोसिंथेसिस वगैरह ये पूछ लेते हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री सबसे खतरनाक है, पूछ लेगा कि फ्रक्टोज में कौन सा बॉन्ड होता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये खतरनाक हो गया, तुम स्ट्रक्चर बनाओगे किसमें एल्डिहाइड होता है किसमें कीटोनिक होता है, तो परेशानी है। इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाओ, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन फोकट का है, प्रोग्राम वगैरह पढ़ लो, थोड़े बहुत डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ लो, खत्म हो जाता है। मेन बात आती है ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक। मैंने उधर क्या बताया था, फॉरेस्ट्री, और ये क्या बताया है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक, और ये 5 नंबर इंजीनियरिंग। तो कितना, 10 + 7 + 5 22। ये नंबर डिसाइड करेगा आपके रैंक। जो बच्चा टॉपर, हाँ कहा, नहीं ये 8 नहीं इसमें जोड़ रहे हैं, नहीं वो तो आपको पढ़ना है, मैं रैंक की बात कर रहा हूं। रैंक आपकी बनाएंगे 22 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन फॉरेस्ट्री के, 7 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स के, इकोनॉमिक्स पढ़ रखे हो, स्टैटिक्स हम पढ़ाएंगे आपको, और 5 क्वेश्चन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के। तो 10 × 7 = 5 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन पे अगर आप बढ़िया पकड़ बना लोगे तो 22 में 22 तो मैं नहीं कह सकता, परंतु आप 14 से 15 क्वेश्चन, अरे 20 जाने में तो नानी याद आ जाएंगे। कहना आसान होता है, देखो मैं धोखे में नहीं रखता किसी को, मैं स्पष्ट बोलता हूं, और इतना ही पा पाओगे आप, इससे ज्यादा नहीं पाओगे, बाधा लग जाएगी ज्यादा के चक्कर में। तो अगर इतना भी आप पा गए तो आप टॉपर की लिस्ट में सुप्रीम हो, क्योंकि जो टॉपर भी बनता है वो 12 क्वेश्चन कर पाता है 22 में, 12-13, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं। परंतु मैं कोशिश करूंगा कि आप इनमें, इन 22 में कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन तक पहुंच जाओ। प्रैक्टिस करा दूंगा बढ़िया क्वेश्चन की, ठीक, यहां तक आप पहुंचने के काबिल बन जाओगे। अब आता है अपना सब्जेक्ट एग्रीकल्चर स्टैटिक्स। अब इसका सिलेबस क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं कि अपने को पढ़ना कितना है। ये है सिलेबस, आपको इतने पॉइंट्स पर चर्चा करनी है। तो पहला पॉइंट है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। यहां से क्वेश्चन ना के बराबर आता है और कभी कभी आता भी है। पिछली बार क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया गया था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक्स से, ठीक। तो जरूरी नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाए। पहला टॉपिक ये है, बहुत सिंपल है, और इसको पढ़ाने से ही आपके अंदर इम्यूनिटी बूस्ट होगी स्टैटिक्स के प्रति, कि हाँ मन करेगा कि पढ़ लें। अगर मैं पहले दिन से ही ये डाटा समराइजेशन पढ़ाने लगता तो आपको समझ में नहीं आता डाटा समराइजेशन क्या है, और मैं इसको कोशिश करूंगा कि बाद में ही पढ़ाऊं। उसके पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। अब मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? 10th में पढ़े होगे आप लोग। 11th 12th में तो मैथ है ही नहीं आपके यहाँ, हमारे यूपी में एग्रीकल्चर में मैथ है 11th में, तो हम लोग 11th में चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक। तो इसमें समांतर माध्य आएगा जिसमें औसत निकाला जाएगा, माध्यिका n/2 + 1 भाग का मान अगर भी सम है तो 1 n/2, और बहुलक जो ज्यादा बार आ जाए वही बहुलक है। मोड इंग्लिश में बताएं, हाँ मीन मीडियन मोड, ठीक है। तो ये मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। और डिस्पर्सन का पार्ट कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट कोरिलेशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये डिस्पर्सन के भाग हैं। तो ये चैप्टर इजी भी है और यहीं से क्वेश्चन भी ज्यादातर बनता है। अगर आप इसको पकड़ ले गए चैप्टर में तो आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन आप बना ले जाओगे यहां से। दूसरा टाइप ऑफ सिग्निफिकेंस, यहां से आपको टेस्ट देखने को मिलेगी, काई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टैटिक्स का, इसको अच्छे से कवर करना। फील्ड एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पर डिजाइन पढ़ते होगे, LSD, CRD, CBD, ठीक है। तो लोकलाइज्ड डिजाइन, रैंडम डिजाइन, तो 3-4 प्रकार के डिजाइन हैं, वो आपको LSD, CRD, इनमें से एक ही क्वेश्चन आता है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो होमोजेनियस है या हेट्रोजेनियस है, ये बात है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड एप्लीकेशन इन द बेसिक डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो भी हम डिजाइन पढ़ेंगे उसका एनोवा टेबल के माध्यम से एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। ये तो पूरा सिलेबस है, इसको कोशिश करेंगे कि 20 क्लास तक कवर कर लें, ठीक है। और कवर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, परंतु आपका जो पॉजिटिव है बिहेवियर ये मिलना चाहिए। ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं आपके मन में कुछ और चल रहा है, या आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी नहीं पूछ रहे हो शर्म के मारे। शर्म नहीं करना। दुनिया में 3 लोगों के पास कभी कोई इज्जत नहीं होती, एक तो विद्यार्थी, दूसरा भिखारी, तीसरा साधु। अगर ये तीनों इज्जत करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे विद्यार्थी मान लो मास्टर से शर्म कर लिया या किसी टॉपिक को लेकर शर्म कर लिया तो उसकी शर्म कभी नहीं छूटेगी। उदाहरण, आप लोग 10th में भी शर्म किए होंगे किसी ना किसी टॉपिक को लेकर, बहुत नहीं कुछ लोग किए होंगे। बहुत तो ये दिक्कत होती है, गर्ल्स बैठी है तो मुझे पूछने में दिक्कत, अरे कौन सा तुम किसी राजवंश के राजा हो तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा ना किसी 3 लोगों की इज्जत नहीं होती। अगर अभी साधु सोचे कि मुझे इज्जत पानी है समाज में, तो साधु नहीं बन पाएगा। उससे लोग कहेंगे यार अभी तुम्हारी साधु बनने की उम्र है, अभी तो शादी करने की उम्र है, तुम साधु बने घूम रहे हो। मार्केट में देखो वो लाल कपड़े पीले कपड़े पहन के घूमते ना हम लोगों से नए नए उम्र के, तो साधु हैं, उनको किसी बात की शर्म नहीं पड़ती। और भिखारी 10 रुपए तुमसे मांग रहा है, 20 बातें कह रहा है, अगर तुम कुछ बोल भी दोगे तब भी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, अगले आदमी से वही वो प्रैक्टिस करेगा। और कम से कम 10-15 लोगों को हमारे जैसे मुर्गी बना लेता है वो दिन भर में। क्यों? क्योंकि उसके पास शर्म नहीं है। किसी भी टॉपिक को लेकर शर्माना नहीं, पूछना सारे टॉपिक। अब ये आता है अपना स्टैटिक्स, जिसके टॉपिक हम इस पहला जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस और लिमिटेशन। तो ये तो 3 टॉपिक हैं। आप यहां से लिखना प्रारंभ कर दीजिए। ये सिलेबस जरूर होना चाहिए आपके पास। जब तक किसी चीज का सिलेबस नहीं होगा तब तक आप उसको बढ़िया तरीके से सरवाइव नहीं कर पाओगे उस सब्जेक्ट में। देखो लिखना जरूर, हम लोग क्या करते हैं, हाँ डिटेल में ही कवर कराएंगे। मोहित, मीना, हम लोग कभी कभी अपने हाथों को आराम देते हैं, वो सबसे खतरनाक काम होता है। क्योंकि अब पढ़ाई से ज्यादा नौकरी भी जरूरी है, उम्र धीरे धीरे बढ़ भी रही है। जब ये फासला 3-4 साल का हो जाता है तो लोग क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं हमारी लाइफ में, उदाहरण बन जाते हैं हम समाज की नजर में। जैसे आपके चाचा का लड़का BA-CAG करना चाहता है तो चाची, चाचा कम बोलते हैं, चाची बोलेंगी देखो वो बड़े वाले भैया का लड़का तो BSc करके गोबर उठा रहा है, घर में खेती करा रहा है, पापा का हाथ बटा रहा है, तुम भी यही करना चाहते हो क्या? लोग बना लेते हैं उदाहरण। उदाहरण नहीं बनना है, सेलेक्ट होके निकल जाना है। और दूसरी बात ये भी है कि हम लोगों को ज्ञानी कम एवरेज स्टूडेंट बनना है। कभी देखना गांव में तुमको 4-5 ज्ञानी जरूर मिल जाएंगे जो तुमको ज्ञान देने वाले होंगे। एग्रीकल्चर में पूछ लो, साइंस में पूछ लो, सेक्टर उनका एग्जाम कोई नहीं निकलता होगा, वो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, आपको डुबो देंगे उसी में। ये क्या कह रहा है बच्चा? ब्लैक लो सर, कलर की बात कर रहा है। लिख लिया ये? अब ये कुछ इसके टॉपिक हैं, इनके बारे में लिख लो कि हमें पढ़ना क्या क्या है। और ये जो स्लाइड में यूज करूंगा ये आपके जल्दी लिखने के पर्पज से, बाकी आपको ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्लाइड पढ़ के आपको पढ़ा के चला जाऊंगा, ठीक है? तो मन में बिल्कुल भ्रांति मत रहना कि सर स्लाइड से पढ़ाने का प्रयास करें, इसका मतलब डायरेक्ट छपाएंगे। मैं आपको जिंदा होके पढ़ाऊंगा स्टैटिक्स। ऐसे क्या है, सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा जल्दी। इसके JRF में तो बड़ा इसका वेटेज है। अगर आप JRF देना चाह रहे हो तो इसका बड़ा वेटेज है, 10 एक क्वेश्चन आ जाते हैं स्टैटिक्स के।
और वहां टेस्ट से ज्यादा आते हैं, अनोवा टेबल और टेस्ट। कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हो घर पे, मतलब रूम पे जहां भी रह रहे हो, हॉस्टल में? क्यों, सभी बच्चे बताओ कितने घंटे पढ़ लेते हो ईमानदारी से, क्योंकि मैं सच तो जानता हूं। अच्छा, जैसी पढ़ाई आप लोग ग्रेजुएशन में जाने के लिए कर रहे थे, वैसे दोबारा हो पाई लाइफ में कि नहीं? कब हुई? चल रही? कितने घंटे पढ़ रहे हो? अच्छा, क्लास के बाद बता दोगे। देखो, डबल एओ में 200 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं। अब लापरवाही करोगे तो तुमसे आगे 200 निकल जाएंगे, क्योंकि दुनिया ब्यूरो से खाली नहीं है। आप नहीं पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं पूरा राजस्थान छोड़। अच्छा, राजस्थान की तो बात छोड़ो, अदर स्टेट वाले भी आ जाते हैं इसमें। एमपी वाले वो हड़ौती से एंट्री कर जाते हैं, यूपी वाले भरतपुर धौलपुर से एंट्री करते हैं, हरियाणा वाले चूरू झुंझुनू से एंट्री कर जाते हैं। सारे बच्चे फॉर्म डाल देते हैं उसमें। ठीक, एग्रीकल्चर सेम ही रहता है, जीएस वो पढ़ लेते हैं, रटने में माहिर होते हैं यूपी वाले, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, वो आपसे ज्यादा बढ़िया जीके याद करके वो क्वेश्चन मार्क लगा के चले जाते हैं। आप लेक्चरर देखो, राजस्थान में जो लेक्चरर की पोस्ट आती है उसमें आपको लगभग लगभग यूपी के मिलेंगे, क्योंकि वहां बेरोजगारी बहुत चरम पे है। वो 3 राज्यों का जीके जानते हैं, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश का। कहीं भी वैकेंसी आए कूद पड़ते हैं। अभी बिहार में टीचर की वैकेंसी आई थी ना, उसमें 75% बच्चा यूपी का लगा, बिहार वाले बेचारे रह गए बेरोजगार, बेरोजगार ही रह गए वो। अब ये अपना जो पहला जो टॉपिक है, ये वाला, ये हेडिंग बनाओगे, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। और इस हेडिंग के तहत अगली वाली स्लाइड का जो लिखोगे, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। मैं कल पूछूंगा अभी जो तुमको बताऊंगा, क्योंकि ऐसे अगर मैं पूछूंगा नहीं तो आप स्टैटिक्स याद ही नहीं करोगे, मुझे पक्का पता है। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो, आप अपने सब्जेक्ट मास्टर से पूछते रहा करो। इससे क्या होता है, व्यवहार जिंदा रहता है। जो भी टीचर पढ़ाने आ रहा है आप उससे कन्वर्सेशन करते रहा करो, नहीं तो फिर लगेगा उसको कि व्यवहार खत्म हो चुका। अब ये स्टैटिक्स के तहत टॉपिक कौन से कवर करने हैं हमें इस पहले चैप्टर में, तो इसका मीनिंग देखना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, इसके फंक्शंस देखने हैं। ये भी लिख लेना। बाकी सभी सब्जेक्ट का कॉपी बनाए हो क्या? लिखा है? पूरा तो नहीं लिखे होगे तुम लोग, लिखे हो? चलो मैं किसी दिन चेक कर लेता हूँ आपको कॉपी, देखता हूँ। ये लास्ट है लिमिटेशन, वहां पर वो डिजाइन में आ नहीं रहा था तो हमने इसको अगली स्लाइड में डाल दिया, लिमिटेशन। लिमिटेशन 2 ही 3 इसकी रहती हैं। अब हेडिंग बनाइएगा, मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। तो सबसे पहले तो स्टैटिक्स के मीनिंग की अगर बात करें तो ये शब्द कहां से निकल कर आया, जो स्टैटिक वर्ड है वो कहां से निकल कर आया, अपने को ये ध्यान रखना है। अब ये तो लगभग लगभग 3-4 लैंग्वेज से आया है।
परंतु जो हमारे एग्जाम में आता है उसमें एक ही वाला पूछा जाता है। अगर हम बात करेंगे लैटिन लैंग्वेज से, अगर हम बात करेंगे लैटिन वर्ड तो है स्टेटस। लैटिन में लोग इस स्टैटिक्स को क्या बोलते थे? स्टेटस बोलते थे। और जो इटालियन लोग हैं, इटालियन वर्ड में इसको स्टेटो बोलते थे, स्टेटो। और कुछ जर्मन लैंग्वेज में भी इसको यूज करते थे, जर्मन वर्ड में इसको स्टैटिक बोलते थे, स्टैटिस्टिक। यहां पे सी नहीं के लगाते थे वो लोग, ठीक है। ये कुछ टर्म है जो यहां से स्टैटिक्स आया है, परंतु जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्टैटिक्स किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो आप अपने लैटिन को टिक करते हैं। बाकी ऑप्शन आपको मिलेंगे नहीं, लैटिन मिलेगा, ग्रीक मिलेगा, पुर्तगीज मिलेगा, स्पेनिश मिलेगा, इस प्रकार से ऑप्शन मिलते हैं, तो आप उसमें एक ही लगाओगे। इन तीनों में ऑप्शन आपको एक ही मिलेगा, याद रहे। तीनों में हो सकता है लैटिन ना मिलकर ये भी मिल जाए, तो आप तीनों याद रखोगे। अगर तीनों ऑप्शन में आ जाए, ऑल ऑफ दीज नहीं दिया है, तो आप किसको टिक करोगे? लैटिन को टिक करोगे। इन तीनों का मतलब होता है, इनका मीन जो अर्थ होता है, इनका जो मीनिंग होता है तीनों का, वो होता है पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। या पॉलिटिकल, ठीक है। अब ये पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल क्यों इसको हम मानते हैं, तो इस पर ध्यान देंगे। जब पहले इसको समझते हैं स्टैटिक्स को, कि स्टैटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सांख्यिकी या आंकड़ा। हिंदी भी लिखा दें, कोई बुराई तो नहीं है, इसका मतलब हिंदी ना लिखाएं, चल जाएगा। इंग्लिश सारे बच्चे समझ जाओगे, ठीक। मतलब मैं बता भी दूं हिंदी, इसका स्टैटिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी या आंकड़े। तो जब भी स्टैटिक्स का प्रयोग बहुत पुराने समय से हो रहा है, कहने का मतलब अगर हम बात करें बिफोर फर्स्ट एडी, पहली एडी से पहले, मतलब बिफोर बर्थ ऑफ यीशु मसीह, जिनको ईसा मसीह आप बोलते हैं, जो फर्स्ट एडी में, एडी का मतलब समझते हो? एन्नो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम एडी में डिनोट करते हैं, पहले वाले समय को हम बीसी में करते हैं, बिफोर क्राइस्ट, जो उल्टा चलता था, ठीक है। पहले हम पढ़ते थे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में, मर गए 483 में, उल्टा कैसे आ गया? शुरुआत जब शुरू किए हिस्ट्री पढ़ने का, तो जैसे अब क्या है 2024 में पैदा हुआ तो भाई 2038 में मरेगा, वहां क्या है बीसी में 2038 में पैदा हुआ, 2024 में मर रहा, उल्टा चल रहा था वो। तो इसका जो प्रयोग है पहले राजा महाराजा लोग किया करते थे। कैसे? उनका एक मंत्री परिषद होता था, वहां पर लेखा जोखा रखते थे, और स्टैटिक्स का जन्म वहीं से होता है पुराने समय से। और वो बोलते थे कि हमारे राज्य में कितने ऐसे नौजवान हैं जिनकी उम्र 18 से 20 साल है, कितने ऐसे लोग हैं जो 2000 या 1995 में मरे, कितने ऐसे लोग हैं जो इस समय मरने की श्रेणी में चल रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो हमें कर दे रहे हैं, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास जमीन इतनी है या उतनी है। तो उनका डेटा कलेक्ट करते थे वो। क्या कलेक्ट करते थे? डेटा। तो ये लिख गया आपका, अगली स्लाइड यूज कर लूं। तो अब स्टैटिक्स का जो सीधा सीधा मतलब अगर हम लोग जानेंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैटिक्स का मेन ही क्या होता है, तो फिगर। कहीं से भी, जैसे कोचिंग, आप रॉयल इंस्टीट्यूट में आते हो, आप टेस्ट देते हो, उसके बाद आपको क्या मिलता है? एक फिगर देखने को मिलता है, रिजल्ट मिलता है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कोड नंबर और उनके मार्क्स। तो एक टेबल फॉर्म में आपको क्या दिखता है? फिगर दिखता है। आप इस फिगर में कैलकुलेट करके आप निकाल देते हो कि कितने बच्चे हैं। कैलकुलेट करते हो कि नहीं करते हो? तो स्टैटिक्स भी वही हमें बताती है कि जितनी भी चीजें चाहे फिगर में दिखें, न्यूमेरिक में दिखें, ग्राफ में दिखें, टेबल में दिखें, इनको हमें क्या करना है? समराइज करके या इनको कलेक्ट करके, इन सारी चीजों को हमें क्या करना है? कलेक्ट करना है। सबसे पहले कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज्ड करना है।
ऑर्गेनाइज्ड कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम इन जैसे इंफॉर्मेशन, आप कहीं हॉस्पिटल गए, आप किसी का इलाज करवा रहे हो, 26 तारीख से आपने इलाज शुरू कराया, 29 तारीख तक इलाज चला, तो वो 26 से लेकर 29 तक की दवाइयों का पूरा विवरण आपको दे देगा। 26 को इतनी दवाइयां, 27 को इतनी, 28 को इतनी, 29 को इतनी। अब आप एवरेज निकालोगे, टोटल तीनों जोड़ोगे, उससे डिवाइड कर दोगे 3 या 4 दिन का बेड चार्ज जितना भी आपका आया, तो आप एवरेज निकाल के आपके पास एक नया डेटा प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? एक नया डेटा प्राप्त हुआ, वो हो गया स्टैटिक्स। कि आपने क्या किया, उस लिस्ट को कलेक्ट किया, फिर आपने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, एक साथ व्यवस्थित कर लिया, फिर आप उस ऑर्गेनाइज डेटा का क्या किया, एनालिसिस किया, जोड़ना घटाना जो भी आपने किया, एनालिसिस किया, फिर आप इसको इंटरप्रेटेंट किए, उसको बताया कि इतना आया, तो आप उसका क्या बोले, इंटरप्रेटेंट। इंटरप्रेटेंट माने होता है व्याख्या करना। इंटरप्रेटेंट मतलब व्याख्या करना। आप जिससे जो आपको दिया है लिस्ट या रिसिप्ट, आप उसको बताओगे कि आपका जो दिया गया टेबलर फॉर्म में या ग्राफ फॉर्म में या न्यूमेरिक जो डेटा आपने दिया था, हमने उसका समराइज किया, कलेक्शन किया, सारी विवरण देने के बाद आपका इतना रुपए आ गया। अब आप उसके बाद इंटरप्रेटेंट के बाद आप उसको प्रेजेंट करोगे, देखिए आपका बिल इतना आया, तो इसका मतलब होता है प्रेजेंटेशन, कि आप प्रेजेंटेशन किए करोगे। इन 5 पिलर पर पूरा स्टैटिक्स डिपेंड है, पूरा स्टैटिक। स्टैटिक्स है क्या? आपको कहीं से नंबर मिल गए, आपको कहीं से कोई ग्राफ मिल गया, कहीं से कोई न्यूमेरिक आंकड़े मिल गए, कोई टेबल मिल गया आपको। अब इसका आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है, कलेक्शन करना है कि सारे आप डिजिट। एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर क्वांटिटेटिव वेरिएबल होना चाहिए। कैसा? क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल का कहने का मतलब क्या है, जैसे किसी की हाइट, जैसे मान लो हमारी हाइट 5 फीट 4 इंच, ठीक है। अब क्या है, एक न्यूमेरिक है, एक मैथमेटिकल डेटा है। अब अगर मैं मान लो बोलूं कि इसकी ईमानदारी कितनी है, क्या कोई जस्टिफाई कर पाएगा कि 5 ईमानदारी है, 6 है? यही बताएगा कि ईमानदार नहीं है, शकल से नहीं लगता। दूसरे को बताएगा कि ईमानदार है, तो कितना, थोड़ा ज्यादा कम, कोई क्लियर नहीं होगा। तो वो क्या है, क्वालिटी है इसकी। ईमानदारी क्या है, क्वालिटी। बट इसका बॉडी वेट मान लो मैंने बता दिया 57 से 59 है, इतना ही होगा। हाँ, तो इतना जो बॉडी वेट है फिक्स है, ठीक है। शरीर का जो वेट है वो फिक्स है। तो हाइट देख लिया हमने, वेट देख लिया, और इसकी एज भी हमने बता दी कि एज ये 21 पूरा कर चुका, 22 में चल रहा, ठीक है। तो 22 साल क्या हो गया, इसका एज फिक्स है। तो हाइट, वेट, एज ये हम बता सकते हैं, ठीक है। अब रिलेशन, मान लो ये कह रहा है मैं इसका भाई हूं, कितना परसेंट भाई है इसका, ये डिसाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंटेलिजेंस, कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो कितना बुद्धिमान है, 5, 10, 20? नहीं हो सकता। तो स्टैटिक्स, यहां से क्वेश्चन आता है कि स्टैटिक्स कैसे वेरिएबल पर एनालिसिस करता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ये भी लिखाऊंगा बाद में, पहले मैं स्टैटिक्स की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं कि आपके अंदर ये भावना जाग जाए कि स्टैटिक्स है क्या। मीनिंग का मतलब यही होता है कि उसके अर्थ को जानो। तो इस पर स्टैटिक्स आपका क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। कहीं भी उसको न्यूमेरिक नंबर मिल जाएं, मतलब अर्थमेटिक गिनतियां मिल जाएं, अंक गणितीय जो न्यूमेरिक नंबर मिलेंगे, इन्हीं पर ये क्या करेगा, डिस्कशन करेगा, इन्हीं पर कलेक्ट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, एनालिसिस करेगा, इंटेलिजेंट इंटरप्रेटेंट करेगा और प्रेजेंटेशन कर देगा। दूसरी बात, ये कभी भी क्वालिटेटिव वेरिएबल पर चर्चा नहीं करता। क्वालिटेटिव वेरिएबल जो भी इसमें होंगे, इन पर ये कभी चर्चा नहीं करेगा। जैसे ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, इनको वो ध्यान में नहीं रखेगा। कुछ भी हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे ऑनेस्टी हो, इनको दूर रखेगा। क्वालिटेटिव को दूर करके क्वांटिटेटिव पे चर्चा करेगा। और सबसे बड़ी बात, स्टैटिक्स का मतलब होता है कहीं से भी हम आंकड़े कलेक्ट करें, और आंकड़े कलेक्ट करने के प्लेस कौन कौन से, या माध्यम कौन कौन से, मीडियम कौन कौन से, किसी फिगर को देखकर। जैसे मान लो मैंने एक टेबल बना दी इस प्रकार से, ये है कोई पर्टिकुलर, यहां पर दे दिया राम, श्याम, गीता, पुराने नाम जो मास्टर उदाहरण देते थे। इसकी कमाई 80 के पर मंथ है, इसकी 90 के, इसकी 1 लाख, ठीक है। ये इसकी सैलरी है।
अब हमें ध्यान देना है कि इसका जो एनुअल है, वार्षिक इनकम कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इनको सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक क्या आ जाएगा, हमारा डिजिट आ जाएगा। तो हमको दिया क्या था, न्यूमेरिक टेबुलर फॉर्म में डाटा दिया था, हमने इसको क्या किया, समराइज कर दिया, सम टोटल इसका काउंट करके एवरेज निकाल दिया। तीनों की अगर वार्षिक पूछे औसत तो हम तीनों की निकाल देंगे, इंडिविजुअली पूछे तो हम इंडिविजुअली औसत इसका निकाल देंगे। तो हमको एक टेबल फॉर्म में कोई डेटा दे दिया गया और उसको हम क्या किए, एनालिसिस कर दिए, और हमारा निष्कर्ष जो आया वो क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। ठीक है। दूसरी बात, कोई ग्राफ हमको दे दिया, जैसे ये कोई 2014, 16, 18, 20, 22 ये ग्राफ है, ये 10, 20, 40 ये क्या है, किसी भी फसल की उपज है, और ये है वो सन। तो मान लो 2014 में गेहूं की उपज कितनी थी, 10 क्विंटल। 2016 में ये आ गया यहाँ, तो ये यहां पर बैठ रहा है, इसका मतलब 18 क्विंटल रही होगी। 2000 इसमें ये बढ़ता चला जाएगा ग्राफ। अब ये क्या हुआ, मैं ग्राफ फॉर्म में दे दिया। अब पता चला कि इस साल में इतनी उपज, इस साल में इतनी उपज, इस साल में इतनी उपज। अब हमें औसत निकालना है कि 14 से लेकर के 22 तक गेहूं की औसतन उपज कितनी प्राप्त हुई। तो हम क्या जोड़ेंगे, नंबर ऑफ ईयर जोड़ेंगे और यील्ड देखेंगे पर ईयर का, दोनों को काउंट करके बटे 2 कर देंगे। एवरेज हमेशा 2 से निकाला जाता है। तो हमें इस ग्राफ से जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। क्या हम टूल अपनाएंगे, ये 5 फंडे अपनाएंगे। सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे क्या, यील्ड और ईयर को, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, पास रखेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से रखेंगे, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे, चाहे मल्टीप्लाई करके, चाहे ऐड करके, चाहे नेगेटिव करके। फिर हम क्या करेंगे, इसको व्याख्यान कर देंगे कि हमें 2000 इतने में इतना प्राप्त हुआ, इतने में इतना प्राप्त हुआ, तो कुल मिला के हमें कितना यील्ड प्राप्त हुआ, ये इंटरप्रेटेंट हो जाएगा। अब कोई कहेगा कैसे मान लूं मैं, मुझे आप दिखाओ कैसे आपने किया, तो वो प्रेजेंटेशन फाइनल हो जाएगा। फाइनल प्रेजेंटेशन तब होगा जब कोई किसी को कुछ चीज दिखानी हो। जैसे मैं आपको पीपीटी बना के ले आया, तो आपको ये फाइनल प्रेजेंटेशन है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है। तीसरा नंबर, न्यूमेरिक। जैसे मान लो कि किसी भी लड़के का 7 नंबर का जूता आ रहा है, किसी का 8 नंबर का आ रहा है, किसी का 9 का आ रहा है, किसी का 11 का आ रहा है। अब अगर बात कर लिया जाए कि इनका हाइट भी दे रखा हो साइड में, कि इस हाइट के बच्चे का इतना जूता, इसके इतना, अब हाइट का भी एवरेज आपको दे दिया जाए कि एक एवरेज हाइट का बच्चा जिसकी 5 फुट 8 इंच हाइट हो, तो उसका एवरेज जूते का साइज क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, हाइट को जोड़ लोगे और जूते के नंबर को जोड़ लोगे, एवरेज निकाल दोगे, तो वो हमारा न्यूमेरिक आ जाएगा। फिगर अपडेट आपको बता दिया, जैसे कोई ये फिगर दे रखा है, पाई चार्ट इसको बोलते हैं, डीआई। जब आप एएफओ की तैयारी करोगे, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, तो आपको प्री, अभी इंटरव्यू सेशन चल रहा है उन बच्चों का जो भी एग्जाम दिए, तो प्री में जो आता है डीआई मैथ, जैसे यहां पर दे दिया हमने एप्पल 25%, यहां दे दिया हमने मैंगो 35%, कितना हो गया टोटल 60, और यहां पर ऑरेंज 40%। ये हमने दे दिया, कंजप्शन हो रहा है राजस्थान स्टेट में, इन 3 फलों का 100% लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो एवरेज फल अगर निकालेंगे तो तीनों को काउंट कर लेंगे, पॉपुलेशन काउंट कर लेंगे। और फिर अगर हम बात करें कि मान लो गुर्जर इतने फल खा रहे हैं, जाट इतने फल खा रहे हैं, और राजपूत लोग इतने फल खा रहे हैं, अब उनका अलग कि गुर्जर को फल कितना परसेंट मिल रहा है, जाटों को कितना मिल रहा है, राजपूतों को कितना मिल रहा है, पुरोहितों को कितना मिल रहा है। तो ये क्या करेंगे, हम यहाँ से कलेक्शन करेंगे डेटा का, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, परसेंटेज वे में देखेंगे, एनालिसिस करके फिर हम आपको प्रदर्शित कर देंगे। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब अब बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया, स्टैटिस्टिक्स है क्या। थोड़ा जल्दी में बोले हम, ताकि आपके दिमाग में फंसे, धीरे धीरे बोलते तो सोने लगते आप। नहीं आया हो तो दोबारा बता सकते हैं, मैं पूछ लूं। चलो तुम बताओ, अगर तुमसे सिर्फ ऐसे ही कोई खड़े हो जाओ, तुमसे पूछे कि हमें आप एक लाइन में स्टैटिस्टिक्स का मतलब बताओ, या अपने दैनिक जीवन में स्टैटिस्टिक्स का उपयोग बताओ, क्या बताओगे आप। वो सब छोड़ दो, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में स्टैटिस्टिक्स का क्या योगदान है, नहीं पता, बैठो मैं बताता हूं। सुबह 6 बजे आप उठते हो, मान लो 6 बजे उठते हो, 6 बजे से लेकर कोचिंग आने तक तुमने कितने लोगों को कॉल किया, उसमें से कितने गर्ल्स कितने बॉयज थे,
ठीक है, लाइफ में यूज। अब शाम को अगर मैं पूछूं समराइज करके बताओ कितने लोगों से आपने बात की, तो नंबर ऑफ कॉल्स, उसमें गर्ल्स और बॉयज, आपका स्टैटिक लगा कि नहीं लगा? खाना आपने खाया, मैं पूछ लूं कुल मिला के कितने व्यंजन आपने खाए, तो आप बताओगे सब्जी, कढ़ी, रायता, चावल, रोटी। ठीक है, फिर हम पूछ लें कि एवरेज कितना वजन था उसका, तो आप सबका अलग अलग वेट करोगे, फिर जोड़ दोगे, 2 से भाग कर दोगे, जितने वेरिएबल खाए होगे उतने से भाग कर दोगे। जैसे 5 खाए हो तो 5 से भाग कर दिया, आपका एवरेज आ जाएगा। तो स्टैटिक्स का काम हो गया। घर पे चले जाओ, घर पे मान लो 5 लोग हो, एक आदमी कितना खाना खा रहा है आपको ऐसे नहीं पता। 5 आदमी हो घर पे और कितना खाना टोटल बन रहा है, आप उसको 5 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा प्रति व्यक्ति कितना खाना पड़ रहा है। तो ये भी एक स्टैटिक्स है। इंस्टीट्यूट में आपने पहले महीने कितनी फीस दी, दूसरे महीने कितना दिया, तीसरे महीने कितना दिया, ओवरऑल फीस आपकी कितनी पड़ी, आप डिवाइड कर दोगे मंथ से। तो स्टैटिक्स का उपयोग आ गया। अब आप स्टैटिक्स का नॉलेज कैसे प्राप्त करते हो? आज के समय में स्टैटिक्स कितना उपयोगी है? पहले स्टैटिक्स क्या था? पुराने समय में हम जाते हैं राजा महाराजा के समय में, तो उनको स्टैटिक्स कैसा पता चलता था कि हमारे राज्य में कुल जनसंख्या कितनी है और उस जनसंख्या में कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने नौजवान हैं जिनको हम अपनी आर्मी में भर्ती कर सकते हैं। एक तो ये किस्सा हो गया। दूसरा कि प्रति महीना हम इतना अनाज दे रहे हैं तो कितनी टोली को कौन सा मतलब कितना गेहूं प्राप्त हो रहा है, कितना चावल प्राप्त हो रहा है, ये भी हम ध्यान दे सकते हैं। दूसरा कि आज की डेट में स्टैटिक्स का क्या रोल है। आज हम पॉलिटिकल में जाते हैं, चुनाव में जाते हैं, ठीक है, चुनाव से हम बात करते हैं। इलेक्शन आने वाला है, किसका? एमपी का चुनाव आने वाला है। जो डिफरेंट पार्टियां होंगी या इलेक्शन कमीशन होगा, जो पार्टीज होंगी वो क्या कराएंगी? सबसे पहले कलेक्शन, किसका? कि भाई तुम किसको वोट दोगे, तो बहुत कांग्रेस वाले होंगे, बहुत बीजेपी वाले होंगे, कुछ अदर पार्टी वाले होंगे, तो वो कलेक्शन करा लिया एक साइड में पूरे वोटेड का। फिर क्या हुआ? उन कलेक्शन का ऑर्गेनाइज कर लिया कि वो कितने वोट हमें प्राप्त हुए। अब जो हमें दिखाया जाता है, फिर हम जो भी विशेषज्ञ होते हैं स्टैटिक्स वाले, उनके डिपार्टमेंट में जो जॉब करते हैं, मान लो चुनाव के पहले पूरे भारत में उन्होंने कलेक्शन किया तो कम से कम 440 सीट पर उनको लगा कि मैं जीत सकता हूं। ठीक है, उन्होंने बहुत सारा मैटर कलेक्ट कर लिया और इस 440 पर उन्होंने इनको ऑर्गेनाइज कर लिया, फिर एनालिसिस किया तो पता चला बाद में कि कुछ अदर सीटें भी जा रही हैं, तो उन्होंने 370 मान लिया कि हम पा जाएंगे। अब इन दो डेटा के बेस पर उन्होंने क्या किया? एनालिसिस कर दिया, फिर वो जारी कर देते हैं इंटरप्रेटेंट। आपको न्यूज चैनल के माध्यम से क्या करेंगे? वो दिखाएंगे कि बीजेपी इतनी सीटें जा रही है, ये कांग्रेस इतनी सीटें पा रही है। ठीक, फिर जब ये व्याख्या कर देंगे आपको, फिर प्रेजेंट कर देंगे टीवी चैनल पे, किसी भी इलेक्शन कमीशन पर आपको प्रेजेंट मिल जाएगा 370 सीटें जा रही। अब चुनाव में इसका क्या कार्य होता है? सीटें कितनी होती है लोकसभा में? 545 प्लस माइनस 5, मतलब प्लस माइनस नहीं, 545 प्लस 2, ठीक, या 550 प्लस 2, 552 होती टोटल, तो 550 प्लस 2 होती। अब इनको किस प्रकार डिवाइड करना है, इसमें भी स्टैटिक्स लगता है। कितनी महिला सीटें, कितनी पुरुष सीटें, कितनी सामान्य सीटें, कितनी रिजर्व सीटें, तो स्टैटिक्स लगा कि नहीं लगा? एक चुनाव में स्टैटिक्स लग रहा है। दूसरा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है उसके हिसाब से सीट बढ़ती है। 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट होती है, तो ये भी स्टैटिक्स का कार्य है। दूसरा कि वोटर कितने हैं, वोटर आईडी कितने की बनी है, कितने वोट पड़ जाएंगे। आपने देखा होगा चुनाव पड़ते ही आ जाता है 67% वोटिंग हुई या 45% वोटिंग हुई, आ जाता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ वोट, एवरेज वोट कैलकुलेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब वो निष्कर्ष हमें निकाल के देते इतने % वोटिंग हुई। तो हर जगह, हर एक सेक्टर में आपके स्टैटिक्स का कार्य है। स्टैटिक्स हमें कैसे समझना है कि हमें कहीं से भी आंकड़े एकत्र करने हैं। क्या एकत्र करने? आंकड़े। आंकड़े मतलब न्यूमेरिक डिजिट। अब न्यूमेरिक डिजिट हमको फिगर से भी मिल सकती है, टेबल से भी मिल सकती है, ग्राफ से भी मिल सकती है। ठीक है, अब उस टेबल पर हम ये 5 डायमेंशंस फॉलो करेंगे,
उसके बाद जो हमारा कंक्लूजन रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, स्टैटिक रिजल्ट कहलाएगा। अब मीनिंग समझ में आ गई? कभी भी कोई पूछेगा बता दोगे स्टैटिक्स की मीनिंग क्या होती है? आवाज नहीं आ रही तुम लोगों के मुंह से। मैं कल पूछूंगा, जैसे आज मैंने इससे प्रैक्टिकल कर लिया, हो सकता है कल दूसरा चेहरा हमारे सामने आ जाए तो पूछ भी सकता हूं। तुम्हें समझ में नहीं आया मुझे लग रहा है, पीछे नहीं, ये अजमेर वाला जयपुर वाला बच्चा आ गया, ठीक। अब तो मैं तुमको जान जाऊंगा क्योंकि तुम कम हो। अब स्टैटिक्स के डेफिनेशन की बात करते हैं। बड़े सिंपल डेफिनेशन है। देखो मैं बता दूं, किसी भी सब्जेक्ट की डेफिनेशन रटने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि रटा हमसे जाएगा नहीं। अब रटने वाली वो उम्र थी क्लास 8 तक कि हम कोई चीज देखते थे रट लेते थे, पहाड़े 20 तक याद होते थे। आज हमें याद नहीं है परंतु हम लिख लेंगे, हम काम चल जाएगा हमारा। सही करेंगे? नहीं याद नहीं, अभी 19 का पूछो नहीं सुना पाओगे, मैं ही नहीं बता पाऊंगा हो सकता है, परंतु काम चल जाएगा अगर आ जाए तो। छोटा और बड़ा, छोटी बड़ी, आप सुपरवाइजर में पढ़े होगे अगर दिए होगे पेपर, आपको 49 लेटर नहीं याद होंगे परंतु आप लिख सकते हो। गिनती फ्लो में 100 तक नहीं याद होंगी, हो सकता है 79, 82, 81 में आप बता दो 79 बड़ी होती है, हालांकि आपको 79 नहीं कहते हो, आप 79 बोलते होगे उसको, ठीक। 89 नहीं, 79 को 79 बोलते हैं। तो अब हम इसका देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो स्टैटिक्स क्या है? एक आर्ट है, एक साइंस है। स्टैटिक्स क्या है? एक आर्ट है, एक साइंस है। आर्ट कैसे है? इसको जब टेबल फॉर्म में कोई हम डेटा सजा देते हैं, कोई डिजाइन में डेटा सजा देते हैं तो ये आर्ट कहलाता है। और साइंस कैसे कहलाता है? क्योंकि ये फैक्ट पे बात करता है, कोई कहीं सुनी बातें नहीं कहता है कि राम जी अगर बन गए थे 14 साल के लिए गए थे, ऐसा नहीं कहता है ये, ठीक है। तो ये स्टैटिक साइंस पर डिपेंड करता है, और आर्ट इसको तब बोलते हैं जब ये कोई डाटा को पिरोता है टेबल वेबल में। तो स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्शन। ये मैंने सारी चीजें आपको बता रखी पहले से, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इतनी लाइन जोड़ना, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ। या ये भी मत लिखना, स्टैटिक्स इज द डिसिप्लिन अंडर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो भी हमें न्यूमेरिकल डेटा प्राप्त होता है, जो भी न्यूमेरिकल डेटा प्राप्त होता है, सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं, फिर हम उसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, ये इसमें पहले आ गया, ठीक है, उसमें एनालिसिस करते हैं, फिर उसका हम क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन बनाते हैं, फिर ये प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो 5 डायमेंशन हैं स्टैटिक्स के, ये आपको डेफिनेशन लिखनी है, और इसकी डेफिनेशन बहुत सारी मिल जाएंगी। जैसे एक डेफिनेशन है, स्टैटिक्स इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसका गिलफोर्ड साहब थे, वो कुछ 4-5 बच्चे थे, वो ताश खेल रहे थे, मतलब जुआ। तो जुआ में जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, वहां से उन्होंने स्टैटिक्स को खोज निकाला, ठीक है। बाकी तो माना जाता है स्टैटिक्स के बहुत सारे फादर आएंगे, तो फादर उधर पे अपने कोई चर्चा नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो गिलफोर्ड ने इसको जुआ के खेल से देखा था, सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। तो ये डेफिनेशन याद नहीं करना, बस आपको ध्यान देना है कि हमें इतने फैक्टर पर कार्य करने हैं। ये पिलर होते हैं, 5 स्टेजेज ऑफ स्टैटिक्स होते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो अगली स्लाइड में लिख भी लेना। इंटरप्रिटेशन रिपीट करना, बिल्कुल अभी हम सारी चीजें रिपीट कर देंगे, परेशान मत हो। लिख गया? तुम लिख रहे हो कि नहीं पड़ोसी? हाँ लिखते रहना, मैं देखूंगा नहीं, मगर आपकी ईमानदारी है कि लिखते रहना, क्योंकि आप बड़े हो गए हो, आपको बताना फिर ठीक भी नहीं लगेगा। 5 स्टेप्स ऑफ स्टैटिक्स। नंबर 1 कलेक्शन।
अब एक बार और देख लो, कलेक्शन का मतलब होता है कोई भी जो न्यूमेरिक डाटा होगा उसको हम एक पास कलेक्ट कर लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर जो भी होगा, हम उसमें उसको पहले कलेक्ट करेंगे, उसके बाद सम होगा विषम, जैसे ऑड इवन होता है। दूसरे नंबर पर जो डेटा हम कलेक्ट किए हैं उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड करेंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, उसको संगठित करेंगे, पास व्यवस्थित कर लेंगे, तब जाके हम उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस जो शब्द है ये हाइपोथेटिकल है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। इसका रिजल्ट कभी भी ये जरूरी नहीं है कि 100% प्योर आएगा, ठीक है। ये हमेशा हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट माना जाता है। यही इसके लिमिटेशन में भी हम एक लिख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का ये ड्रॉबैक भी होता है, ये 100% श्योर नहीं है। जैसे इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, तो इकोनॉमिक्स दुखों का विज्ञान है, ठीक है। इकोनॉमिक्स दुखों का विज्ञान है। अगर इकोनॉमिक्स पूर्ण विज्ञान है भी नहीं, इकोनॉमिक्स एक आभासी विज्ञान है। जैसे विज्ञान तो यही हमें बताता है कि फैक्ट और प्रैक्टिकल पर आधारित होता है और कभी विज्ञान फेल नहीं हो सकता, बताता है। परंतु इकोनॉमिक्स तो फेल हो जाता है कि हम सुनते हैं कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था डूब गई, सुनते हैं, वहां राष्ट्रपति भवन पे कोई चिलम सुलगा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी डाउन हो गई। तो इसका कहने का मतलब ये हाइपोथेटिकल साइंस होता है, प्योरली साइंस नहीं होता है। दूसरा, चौथा नंबर अगर हम बात करते हैं तो इंटरप्रेटेंट बोलते हैं। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी चीज को व्याख्यात करना, विस्तार पूर्वक बताना। जब हम किसी चीज को एनालाइज कर लेंगे अच्छे तरीके से, फिर हम इसको विस्तार पूर्वक समझा सकेंगे कि इस साल का इतना प्रोडक्शन, इस साल का इतना प्रोडक्शन, ठीक है। फिर लास्ट में आता है प्रेजेंटेशन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन इन सारे वेरिएबल स्टेप्स को फैक्टर अफेक्ट भी करते हैं। जैसे मान लो मैंने 4-5 साल का बता दिया कि राइस का प्रोडक्शन इस साल इतना, इस साल इतना, इस साल इतना, एज्यूम कर लिया हमने, प्रिडिक्ट कर लिया। फॉरकास्टिंग भी करता है स्टैटिस्टिक्स, आगे का भी बताता है। तो हमने एज्यूम कर लिया इतना इतना प्रोडक्शन, पुराना हमने 5 साल का डेटा देखा और उसके बेस पर हमने अगला 5 साल का डेटा निकाल दिया कि इस रेस में हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो अगले 5 साल 2029 तक हमारा ये प्रोडक्शन मिलेगा। परंतु किसी कारणवश क्लाइमेटिक फैक्टर हमारा आ गया, या रेनफॉल ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो क्या हुआ, किसी भी ईयर का प्रोडक्शन डाउन हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, अफेक्ट कर जाएगा। पूरा पूरा जो समराइजेशन होगा वो अफेक्ट होगा। दूसरी बात, स्टैटिस्टिक्स हमेशा एग्रीगेट पर भरोसा करती है। जो भी न्यूमेरिक डेटा या जो आंकड़े होंगे, हमारा जो डेटा होगा, जो भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे, वो कैसा होना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, एग्रीगेट होना चाहिए। जैसे ये मान लो रॉयल इंस्टीट्यूट एक फर्म है, यहां हर एक टीचर पढ़ा रहा है, एम्प्लॉयर है, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो पूरी कंपनी का पर मंथ कितना सैलरी जनरेट हो रहा है, ये स्टैटिस्टिक्स बताएगा। किसी पर्टिकुलर टीचर या किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का कितना सैलरी जनरेट हो रहा है पर मंथ का, ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं आएगा। तो एग्रीगेट आप सॉइल में पढ़ते होगे, नेचुरल एग्रीगेट, आर्टिफिशियल एग्रीगेट, पेड और क्लॉड। क्लॉड मतलब जो हम प्लॉइंग करने के बाद पैर के नीचे मिट्टी दबकर एक एग्रीगेट बना लिया, वो आर्टिफिशियल, और जो सैंड सिल्ट क्ले जो होते हैं पार्टिकल, वो नेचुरल क्ले, वो एग्रीगेट होते हैं। तो एग्रीगेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल होता है सॉइल में। तो ऐसे यहां पर भी एक ग्रुप हम डिसाइड करेंगे, इंडिविजुअल नहीं डिसाइड करेंगे। दूसरा, कैसा होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, आंकड़े होने चाहिए, ये नहीं कि इधर उधर, और एवरेज में होने चाहिए, एवरेज। तो हमेशा स्टैटिस्टिक्स एवरेज पे कार्य करता है। आप मीन, मीडियन, मोड तीनों को जब डिस्क्राइब करेंगे तो तीनों एवरेज पर डिपेंड है, सबका एवरेज निकाला जाता है कि एवरेज क्या है उसका। तीसरा, कंपेरेबल। जैसे एक सीड बनाने की कंपनी हम मान लेते हैं, मॉन्सेंटो अमेरिका की है और इंडिया में महको, ठीक है, क्या है, महको। तो मॉन्सेंटो और महको दो अलग अलग कंट्री की कंपनी है। अब उनका एवरी ईयर का टर्नओवर कितना है, तो हम कैसे
उसको जान पाएंगे कि महको का कितना है, मॉन्सेंटो का कितना है, दोनों का अलग अलग डेटा प्राप्त करेंगे और कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक्स में जो डेटा होना चाहिए वो इन 3 डायमेंशन से कंप्लीट होना चाहिए। नंबर 1 एग्रीगेट होना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, और दूसरा एवरेज होना चाहिए, सम टोटल नहीं होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए, और कंपेरेबल होना चाहिए, जिनके बीच में आपस में हम कंपैरिजन कर सके। और कंपैरिजन करने के लिए डेटा हमारा कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस। जैसे ये आई नहीं, ये है, मान लो होमोजीनियस की हम बात किए तो कोई व्यक्ति काला है और कोई व्यक्ति गोरा है, तो उसमें हम कोई अंतर नहीं कर पाएंगे, वो तो दूर से ही दिखेगा ये काला ये गोरा, अंतर होगा नहीं होगा। तो अंतर किन में होता है, दो समान चीजों में होता है कि नहीं होता है। जैसे आप मान लो किसी को देखे अचानक तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, फिर आप गौर से देखोगे कि दोनों में अंतर क्या है। जैसे भगवान श्री राम सुग्रीव और बाली में अंतर कर रहे थे, एक समान थे तभी तो अंतर कर रहे थे, माला डाल के। एक बार तो बेचारे को पिटवा दिया बिना माला डाल के, फिर दूसरी बार अंतर करने के लिए उसके गले में माला पहना दी, किसके, सुग्रीव के, फिर तब जाके बाली को मार पाए थे, क्योंकि दोनों समान थे, उनमें डिफरेंस करना मुश्किल था। तो जो भी डेटा होगा कंपैरिजन हम तभी करेंगे जब दोनों में समानता होगी। क्या समानता थी, दोनों सीड कंपनी थी, ठीक है नहीं थी, तो दोनों का हमें टर्नओवर निकालना था। अब मान लो एक सीड कंपनी थी, एक शैम्पू की कंपनी थी, दोनों में क्या है समानता निकालना। हाँ, उनमें समानता क्या होती है, उनका पर ईयर का टर्नओवर समानता देख सकते थे, परंतु यहाँ पर कंपनी ही सेम थी तो हमने देख लिया। ठीक है, आज का तो अपना टाइम हो गया, कल अपने चेतक की रफ्तार से शुरू करते हैं सिलेबस का। पहला भी दिन था, तो क्या कह रहे हो, चेतक, ठीक है। हाँ, हिंदी में मैं पहले बोल रखा था कि मैं हिंदी में लिख दूंगा, तो आपने कहा नहीं। हाँ, सब लिखा देंगे, कल बता देंगे आपको। ठीक है, आज समय हो गया, कल मैं फिर से इसको एक बार रीओपन कर लूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऑनलाइन वाले जो हैं कल नए जुड़ेंगे, तो एक बार समराइज कर लेंगे जितनी भी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी हैं। परेशान मत होना, मैं तुमको बाइलिंगुअल बताने का ही पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है।